हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनूप कुमार हुआ। आप सभी को नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल पिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसका नाम है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, क्रांति पढ़ना है। 1857 की क्रांति, बात यहाँ क्रांति की हो रही है। तो थोड़ा सा हम समझते हैं कि क्रांति होता क्या है। अगर बात करें कि क्रांति का क्या मतलब होता है, तो क्रांति का अगर मतलब देखा जाए तो इसका मतलब होता है आमूलचूल परिवर्तन। जैसे अगर देखते हैं कि आंदोलन अलग चीज़ होता है और क्रांति बिल्कुल अलग चीज़ होता है। जैसे अगर देखा जाए तो ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुआ, आमूलचूल परिवर्तन हो गया। अगर फ्रांस की बात करें तो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी और इस क्रांति ने क्या किया, उलट पलट कहीं रख दिया। उसी तरीके से अगर बात कर दिया जाए भारत में संचार क्रांति की, तो संचार क्रांति ने क्या किया, आमूलचूल परिवर्तन कर दिया। कभी किसी ज़माने में ऐसा लगता था कि कोई आदमी मोटा वाला मोटरोला जो फ़ोन था, अगर उससे बात करता था तो गाँव के लोग निकल के देखते थे। लेकिन क्या हुआ, जब संचार क्रांति आई तो गांव में भैंस चराने वाले, बकरी चराने वाले और क्या करते हैं, गांव देहात में काम करने वाले, जो सबसे समझ के निचले पैदान पे जो लोग हैं, उनके पास ही मोबाइल है। वो भी खेत से भी मतलब काम करते हुए बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है आमूलचूल परिवर्तन। अगर बात कर दिया जाए तो क्रांति में होता क्या है, देखिए, अगर कोई महिला अपने बच्चे को जन्म देती है तो उस क्रांति में रक्त बहुत ज़्यादा बहता है और परिणाम उसका बहुत ही सुखद होता है। परिणाम आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। जैसे 1857 की क्रांति में अगर पढ़ेंगे हम, तो एक चीज़ और भी देखते हैं। अगर मानते हैं कि हमारा जो क्रांति का जो मतलब है यहाँ पे, जैसे मानिए कि आप यहाँ पे देखेंगे तो फसल का उत्पादन, यानी कि देश हमारा जब आज़ाद हुआ तो यहाँ पे फसल का प्रोडक्शन उतना तेज़ी से नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे देखिएगा बहुत सारी क्रांति चली गई, जैसे दूध क्रांति, श्वेत क्रांति, ब्लैक क्रांति, सुनहरा क्रांति, रजत क्रांति, ठीक है, और सदाबहार क्रांति। ये सब क्या है, आमूलचूल परिवर्तन कर दिया। तभी तो आज आपके पास जो जनसंख्या है पूरी दुनिया में सबसे नंबर 1 पे, अगर 2021 की बात कर दिया जाए, 23 की बात कर दिया जाए, तो लगभग 142 करोड़ जनसंख्या है, जो चाइना को भी आपने पछाड़ दिया। ठीक है, और ये जो क्रांति है, ये क्रांति के आमूलचूल परिवर्तन की वजह से ही आपके यहाँ जो प्रोडक्शन बढ़ा, जो मांग जो आधारित है हमारे देश की जनसंख्या की, उसका भरपाई आप कर पाए। ये क्रांति का ही देन है। हम लोग इसे शुरू करते हैं 1857 की क्रांति। तो सबसे पहले ये हम जानेंगे कि पढ़ेंगे क्या। क्योंकि 1857 की जो क्रांति है, ये देखेंगे, इसमें पढ़ने के लिए जो मतलब समझिए कि जो पीटी का जो व्यू है, जो फैक्ट है, उसको हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। तो देखिए 1857 के बारे में अगर देखें तो सबसे पहले इसके कारण को हम लोग पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे, इसके कारण को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कारण को पढ़ने के बाद जो प्रश्न पूछा जाता है 1857 के क्रांति के कारण क्या होता है। दुनिया में कोई भी चीज़ें, अगर कुछ भी होता है, कुछ भी घटित होता है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण, कोई ना कोई वजह होता है। बुद्ध का एक थॉट है, बुद्ध का एक सिद्धांत है, कारण कार्य सिद्धांत। अगर दुनिया में कुछ भी घट रहा है आपके साथ, कुछ देखिएगा, इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण मौजूद रहते हैं। ठीक है, उसके बाद कहता है कि 1857 क्रांति का क्या पढ़ना है, हमको स्वरूप पढ़ना है। इसका रूप कैसा था, इसका स्वरूप कैसा था। ठीक है, तो कारण पढ़ने के बाद उसके बाद हम लोग जो प्रश्न पूछा जाता है उसी के बारे में पढ़ना। मेंस तो पढ़ना है नहीं कि मेंस पढ़ना है तो पूरा बता रहे हैं बढ़िया से, ऐसा नहीं है। जो पीटी है तो पीटी से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कारण हो जाता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, स्वरूप पढ़ेंगे। और स्वरूप के बाद हम लोग प्रमुख जो स्थल है, जहाँ जहाँ से क्रांति उत्पन्न हो जाता है, ये हो जाता है प्रमुख स्थल। प्रमुख स्थल पढ़ेंगे हम लोग, प्रमुख स्थल पढ़ेंगे। और ये प्रमुख स्थल जो है बहुत ही VVI है, बार बार प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिएगा, कोई भी क्रांति होता है उसमें 2 ही चीज़ होता है, या तो सफल हो गया या तो असफल हो गया। तो सफलता और असफलता, जैसे मान लीजिए कि यह जो क्रांति हुआ असफल हो गया, तो असफलता के कारण को भी हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ेंगे हम लोग असफलता के कारण। ठीक है, असफलता के कारण हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे।
यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। असफलता का कारण पढ़ेंगे, ठीक है। और असफलता के कारण के बाद हम पढ़ेंगे परिणाम, पढ़ेंगे इसका, ठीक है। परिणाम पढ़ेंगे, आप देख लीजिएगा, ये सारा चीज़ें हम पढ़ेंगे। परिणाम हम लोग पढ़ेंगे, और जो 1857 की क्रांति से जो महत्वपूर्ण और विविध जो तथ्य है उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि विविध तथ्यों की बात कर दिया जाए यहाँ पे, विविध तथ्यों की, तो विविध तथ्य भी हम, विविध जो तथ्य है उसको भी हम पढ़ा देंगे, ताकि एक भी प्रश्न यहाँ से ना छूटे, ठीक है। तो हमें 1857 की क्रांति को यहाँ से पढ़ना है। 1857 की क्रांति के पहले, जैसे आप कोई भी चीज़ें अगर लिखना चाह रहे हैं मेंस, तो मेंस लिखने का सबसे बेहतर तरीका है कि एक कदम पीछे जा कर के सोचिए। यानी कि 1857 की क्रांति का बहुत सारा कारण होता है, सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, प्रशासनिक कारण, आर्थिक कारण, सैन्य कारण, धार्मिक कारण, ये सारे कारण मौजूद हैं। उसमें एक तात्कालिक कारण भी आ जाता है। तो तात्कालिक कारण को ही प्रमुख इसका वजह बता देना ये भी कतई ठीक नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग कारण पे पढ़ते हैं। कारण को हम लोग पढ़ते हैं कि 1857 की क्रांति का कारण क्या है, ठीक है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं 1857 की क्रांति का। तो सबसे पहले ये हमारा जो वीडियो होगा ये कारण पे ही डिपेंड रहेगा। ये वीडियो क्योंकि बारी बारी से हम सबको करा देंगे, क्योंकि एक बार में आप भी परेशान हो जाएंगे कि एक बार में टोटल पढ़ना भी ठीक नहीं है। आप 5-6 वीडियो देख लीजिएगा, इससे भी आपका टोटल 1857 की क्रांति को बेहतर तरीके से आप समझ जाएगा, याद भी रहेगा, और इसका MCQ भी करा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए एक चीज़ और भी होता है, थोड़ा सा समझ के चलेंगे। जैसे जब हमारे भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो उसने 2 काम किया। उसने क्या किया? 2 काम किया। देखिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जिस उद्देश्य से आप अपने गांव से यहाँ पटना आए हुए हैं, बस उस काम को करने के लिए साम दाम दंड भेद जो भी नीतियाँ होती हैं उसे अपनाइए, और तभी आप फाइट करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सो रहे हैं आराम से और ये मत सोचिए कि सब चीज़ें आसानी से मिल जाएगा। नहीं, इसके लिए बहुत मेहनत करने की ज़रूरत होता है, उसके लिए शरीर से भी बहुत वर्क करने की ज़रूरत होता है, और साथ ही साथ दिमाग का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। इसी तरीके से जिस तरीके से अंग्रेज़ों ने किया था, अंग्रेज़ों के पास 2 काम थे, सिर्फ 2 काम, और इसी 2 काम की वजह से ही पूरी दुनिया को अपना गुलाम और अपने कदमों में झुका दिया। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे, ऐसे में 1857 की क्रांति पे आ रहे हैं, बस थोड़ा सा समझिए। इसके पास मात्र 2 कार्य थे। अगर बात कर दिया जाए तो कितने काम थे? 2 कार्य की बात कर दिया जाए या 2 उद्देश्यों की बात कर दिया जाए तो सबसे पहला जो काम था वो साम्राज्य का विस्तार था। अपने साम्राज्य को जहाँ हद तक जाना हो, जितना बढ़ाना हो, उस काम करने के लिए कोई भी चीज़ या कोई भी नीतियाँ और कोई भी साधन अपनाने को तैयार थे। सबसे पहला साम्राज्य विस्तार का। तो अगर बात कर दिया जाए तो सबसे पहला क्या था? साम्राज्य विस्तार। क्या था? साम्राज्य विस्तार था इनका। सबसे पहला जो काम था साम्राज्य विस्तार करना था। उसके बाद हम लोग दूसरा देखते हैं, वो क्या था? दूसरा काम सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य क्या था भारत में आने का? भारत में आने का उद्देश्य अगर बात कर दिया जाए कि इसका उद्देश्य यहाँ पे शासन करना थोड़ी था। यहाँ पे शासन से इसको मतलब कुछ भी नहीं था। इसको शासन व्यवस्था से कोई मतलब नहीं था। ये यहाँ पे व्यापारिक शोषण किया। और दूसरा काम क्या था? व्यापारिक शोषण। देखिए व्यापारिक क्या किया? शोषण किया। चीज़ों को सोचिए, ठीक है। क्या किया? व्यापारिक शोषण किया। देखिएगा अंग्रेजों का मतलब था यहाँ से ज़्यादा धन संपत्ति लेकर के कहाँ जाना? ब्रिटेन में जाना। और कहा जाता है कि धन संपत्ति को या शोषण करने के लिए, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये यानी कि अंग्रेज़ों ने अगर छोटा सा एक मात्र मुट्ठी भर लोगों की बात कर दिया जाए, जो अंग्रेजी पढ़े लिखे थोड़ा सा लोग थे, जो अंग्रेजी हुकूमत में यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी में वो सरकारी कर्मचारी थे, जिनको छोड़ करके अंग्रेज़ों ने सभी लोगों को क्या किया? अपना शोषण का शिकार बनाया। सभी लोगों को लूटा और सभी लोगों को चिंता में डाल दिया, और सभी लोगों को इस कदर लूट लिया कि फिर समझिए कि बहुत मुश्किल हो गया भारत को अपने तरक्की और विकास के दिशा में फिर से इसको लेकर के जाना। यहीं पे तो होता है, हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, गोरे गोरे गालों ने और काले काले नहीं भूरे भूरे बालों ने। ये आपको जब मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे तो वो चीज़ें समझ में आने लगती है, ठीक है।
तो ये क्या हुआ था, दो कार्य था, साम्राज्य का विस्तार और क्या था, ये व्यापारिक शोषण। देखिए कोई ये अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का धन जो लोलुपता थी, यानी कि कहते कि जो धन का लालच था इतना ज़्यादा बढ़ गया था, इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार थे। जैसे देखिएगा, लोग कहता है कि मर्द कभी भी उसका पेट नहीं भरता दौलत से, शोहरत से और औरत से। ये सारा का सारा गुण ईस्ट इंडिया कंपनी में आपको दिखता है। इसके लिए कुछ भी करने को तैयार होता है। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नीति थी, जो स्वरूप था, जो इसकी एक मंशा थी, इसका जो सोच था, वो भी कमाल का था। क्योंकि इस सोच पे आधारित देखिएगा, चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ लेते हैं। 1857 की क्रांति हम लोग पढ़ेंगे, तब जाकर के ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएगा। ठीक है। एक चीज़ और भी हम लोग को देखने को मिलता है, देखिएगा, लखनऊ में एक घोषणा किया गया था। उसमें कहा गया कि अंग्रेजी ने, यानी कि हिंदू और मुसलमानों के चार तत्वों पे सबसे ज़्यादा क्या किया, कुठाराघात किया। चार तत्वों पे सबसे ज़्यादा, समझिएगा, हम 1857 की क्रांति की तरफ ले जाएंगे। सबसे ज़्यादा समझिए कि जब आदमी जब जाति पे आता है, जब धर्म पे आता है ना, तो भावना भड़क जाती है। अगर आपको गाली दे दिया जाए तो चलेगा, कोई बात नहीं। आपके भगवान को जैसे ही गाली दिया जाएगा, आप तुरंत, आपके घर में खाना हो या ना हो, आप गरीबी में जी रहे हैं, कोई बात नहीं, आपके शाम के वक्त का खाना या कुछ भी मिले या ना मिले, या घर रहने के लिए ना हो, शरीर में जान ना हो, ठीक है, आपको कोई पर्सनली गाली भी दे दे तो चलता है। लेकिन जैसे ही धर्म की और आपके भगवान की बात आती है, तो पता नहीं आपके अंदर तक वो शक्ति और ताकत कहाँ से आ जाती है। इसका फ़ायदा अंग्रेज़ों ने उठाया। इसका सबसे ज़्यादा भरपूर फ़ायदा किसको मिला? अंग्रेज़ों को मिला। और अंग्रेज़ इस बात को जानते थे कि सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ जो लोग हैं वो भारत के लोग हैं। अंग्रेज़ों को ये बात पता थी, यही वजह था कि अंग्रेज़ों ने क्या किया। और अंग्रेज़ों को ये बात पता थी कि भारत में एक सामाजिक संरचना इतना समझिए कि कट्टरता वाली है, इतना ज़्यादा समझिए कि अंधविश्वास वाली है, और सामाजिक संरचना में जो जातिवाद है ये सबसे ज़्यादा कुट के भरा हुआ है, जो कभी भी एकता और समरसता और भ्रातृत्व और भाईचारा की भावना पनप ही नहीं सकती है। इसका भी फ़ायदा अंग्रेज़ों को मिला और उसने उठाया। और यही वजह था कि उन्होंने, देखिए, 1857 की क्रांति का आगाज़ भी धर्म को लेकर ही शुरू हो जाता है। हम आपको बताएंगे सारा चीज़ें कि कैसे इसकी शुरुआत होती है, और मंगल पांडे के मन में कब आता है कि नहीं यार, सच में हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया इन अंग्रेज़ों ने। ठीक है, बाकी आराम से खा पी रहे होते हैं, आराम से सुअर का और गाय के चर्बी लगा हुआ कारतूस को अपने दांतों से नोच रहे होते हैं, और सारे सैनिक नोच रहे होते हैं। उस समय इनके दिमाग में ये बातें नहीं चलती है कि हमारा धर्म भ्रष्ट हो गया। लेकिन एक शूद्र जाति का रहने वाला एक बंदा जब इनके घर में सफाई के लिए आता है, तो उनको डांट के भगाते हैं। ऐसे लगता है कि समझिए कि उस व्यक्ति से इनका सब कुछ नष्ट हो गया। वो भी बेचारा गुस्सा में आकर के बोल देता है मंगल पांडे को कि जब अपने दांतों से सुअर और गाय का लगा हुआ कारतूस जब काटते हैं, तो उस समय आपका धर्म भ्रष्ट नहीं होता। लेकिन आपके ही देश में रहने वाला, आप के जो छोटे जाति के जो लोग हैं, जब आपके मतलब छावनी का जो साफ सफाई कर रहा है, उससे आपका धर्म भ्रष्ट हो गया। तब जाकर के आँख खुलता है किसका? मंगल पांडे का। जाति के ब्राह्मण रहते हैं तब भड़क जाते, अच्छा ऐसा होता है। चलिए हम बताते हैं। तो शुरुआत यहाँ से होता है। तो क्या होता है यहाँ पे देखिएगा, ये जो चार तत्व है जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में हो गया, सबसे पहले धर्म। सबसे पहला क्या होता है? धर्म हो जाता है। तो देखिए सबसे पहला क्या हो जाएगा? धर्म हो जाता है। उसके बाद क्या होता है? मान हो जाता है। मान कहने का मतलब होता है ना, एक चीज़ देखिएगा, कहा जाता है ना कि मतलब हमारा देश जब आज़ाद हो गया तब तो इंटरकास्ट मैरिज होने लगी। बाकी आप लोग जाति को लोग बहुत ही ज़्यादा ये करते थे कि हम इस जाति से हैं, फलाना इस जाति से है। यहाँ तक कि आप देखिएगा अंग्रेज़ों ने इनकी सारी जातियों का हेकड़ी तुरंत निकाल दिया। जो बड़े बड़े स्वर्ण जाति के जो लोग थे, बड़ी नाज करते थे अपने जातियों पे। समझिए कि सबको एक ही प्रशासन और सभी को समझिए कि एक ही कतार में लाके खड़ा कर दिया। उस समय सबसे ज़्यादा दुख तो यहीं पे होता है। अगर 1857 की क्रांति की बात कर दी जाए तो ये कोई समझिए कि सामूहिक नहीं था,
ये तो बस जिस राजाओं का अधिकार छीन लिया गया था, जिन जमींदारों का अधिकार छीन लिया गया था, वो जमींदार चाहते थे कि नहीं, वो हमारी जो व्यवस्था है लौटा दिया जाए अंग्रेज़ों के द्वारा, और अंग्रेज़ों ने लौटाना नहीं चाहा। उसने हड़प नीति की जो नीतियाँ जो अपनाई, इसी का तो परिणाम था 1857 की क्रांति का होना। तो ये देखिए, पहला क्या होता है, दूसरा ये मान पे आ जाता है। पहला धर्म हो जाती है, दूसरा मान हो जाता है, और तीसरा की अगर बात कर दी जाए तो यहाँ पे जीवन हो जाता है, और चौथा की बात हो जाता है तो संपत्ति हो जाता है। देखिए, अंग्रेज भी बड़ी कमाल के लोग होते हैं। अंग्रेज कहा जाता है कि अंग्रेज आधुनिक विचारधाराओं को अपना करके, यानी कि कह सकते हैं कि जब औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में हुआ था, पुनर्जागरण जब हुआ था, प्रबोधन जब हुआ था, तो इन सारे मौलिकताओं को लेकर को भारत आया था। उसके अंदर भाईचारा थी, उसके अंदर बंधुत्व था, उसके अंदर बहुत सारे जो मौलिक तत्व होने चाहिए थे वो सारे के सारे मौजूद थे। और यही वजह हुआ कि इसका फ़ायदा उसने क्या भारत में आने के बाद उठाया। भारत में आने के बाद जब देखा कि भारत बहुत सारी कुरीतियों में, बहुत सारी रूढ़ी में और बहुत सारी सामाजिक के जंजालों में फंसा हुआ है, इसी का फ़ायदा उसने सबसे ज़्यादा उठाया। और एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, देखिएगा, धर्म, भारत में धर्म मायने रखता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जो ये जाति का जो पोषक है, इन लोगों ने इस तरीके से इसका बना दिया। जैसे देखिएगा, एक जो पाखंड है, जो अंधविश्वास है, ये कहीं ना कहीं हमारे भारत के लोगों में समाया, इस तरीके से शुमार हो गया, जो विनाश के कगार पे ला करके खड़ा कर दिया। जैसे कहने का मतलब है, जब यहाँ पे धर्म की बात हो रही तो मैं आपको बताता हूँ, इसमें एक बात और भी है। कहा जाता है कि मार्क्स ने कहा था कि धर्म बिल्कुल अफीम के समान होता है। अगर कोई व्यक्ति मतलब अफीम खा करके गंदे नाली में भी पड़ा रहे तो बड़ा उसको मस्ती फील होता है, बड़ी मज़ा उसको आता है। बिल्कुल इस तरीके से होता है। और बात अगर हिंदू धर्मों की बात हो जाए और बात अगर इस धर्म की हो जाए, तो इसमें देखते हैं इस धर्म ने सभी जातियों को अलग अलग टुकड़ों में क्या किया था, बांट के रखा था। और इसका भी फ़ायदा अंग्रेज़ों के साथ साथ जो बहुत ही मतलब समझिए कि जो आक्रमणकारी थे उनको भी मिला। कभी भी सभी समाज के लोगों को एक साथ लड़ने का अधिकार नहीं मिला। अगर सभी लोगों को एक साथ लड़ने का अधिकार होता तो शायद अमेरिका नंबर 1 पे नहीं होता, शायद ये भारत ही नंबर 1 पे होता। और ये अंग्रेजी जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में आई हुई थी, वो सिर्फ आधुनिक मौलिकताओं के साथ साथ उसके पास बहुत ही सारा समझिए कि समायोजन था, उसके पास बहुत ही ज़्यादा रणनीतियाँ थी। वो कहीं ना कहीं मध्ययुगीन जो व्यवस्था थी उसको छोड़ करके आधुनिक व्यवस्था को अपनाए हुए था, और वो सब लेकर के कहाँ आया था, भारत में आया था। और उसको ये बात पता थी कि भारत के लोगों इसी में हमेशा फंसे रह जाते हैं, इसी में ज़िंदगी इनकी ख़त्म हो जाती है। ये बात अंग्रेज़ों की बात पता है। और एक चीज़ और भी देखने को मिलता है, देखिएगा, जो सबसे कमज़ोर होता है, जो शोषित होता है, जो पीड़ित होता है, वही लोग मंदिर के चौखट पे जाते हैं, वहीं भगवान के मतलब समझिए कि घंटी बजाने जाते हैं। कभी भी मजबूत इंसान ये काम नहीं करता, ये भी दर्शन शास्त्र में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ें देखिएगा, ये हो जाता है। और एक चीज़ और भी देखते हैं, 1857 के पूर्व में सिर्फ 18 जैसे देखते हैं कि अंग्रेजों ने अप्रत्यक्ष रूप से 1757 यानी प्लासी के युद्ध को क्या कर दिया था, यानी कि समझिए कि जीत लिया था। अप्रत्यक्ष रूप से ही भारत को अपने कब्जे में कर लिया। और ये 100 साल की जो यात्रा है, आपको 100 साल की जो यात्रा होता है, जो हम कहीं ना कहीं हम 1857 के क्रांति के सबसे भयंकर रूप को देखते हैं, इसके पीछे की कहानी को समझिए। इसके पीछे की अगर कहानी को हम लोग समझेंगे तो देखिएगा, इसके पीछे बहुत सारी क्रांति हो चुकी रहती है। क्रांति नहीं, विद्रोह हो चुका रहता है। अगर विद्रोह की बात कर दी जाए तो चलिए हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अगर विद्रोह की बात करें तो देखिएगा, 1857 के पूर्व में बेल्लोर का विद्रोह होता है। ये होता है बेल्लोर का विद्रोह। बेल्लोर का विद्रोह कब होता है? 1806 ईस्वी में होता है। 1857 में क्रांति होने से पहले अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारा विद्रोह लोग करता है, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि शोषणकारी व्यवस्थाओं में हम जी पाएँ। वो कभी नहीं चाहते हैं कि हमारे ऊपर किसी दूसरे के द्वारा मतलब समझिए कि शोषण किया जाए, दूसरे के द्वारा हमें प्रताड़ित किया जाए, दूसरे के द्वारा हमें अपमानित किया जाए। वो नहीं चाहते थे। और यही वजह था कि उस समय मुग़ल बादशाहों के जो सानिध्य में जीने की जो एक चाह थी, एक उनका जो विश्वास था, वो अजीब बनता है, जो आपको आप बाद में समझ में आएगा, हम आपको समझाते हैं। तो क्या होता है, बेल्लोर विद्रोह हो जाता है 1800 मतलब क्या होता है 6 ईस्वी में। उसके बाद देखिएगा उसी समय उसके कुछ दिन के बाद 1824 में बैरकपुर छावनी में फिर विद्रोह हो जाता है।
बैरकपुर की अगर बात कर दिया जाए यहाँ पे तो देखिएगा, ये बैरकपुर, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको लगता है कि थोड़ा सा साफ लिखना चाहिए, तो ये 1824 में होता है। ठीक है, बैरकपुर छावनी में क्या होता है, ये 1824 में भी विद्रोह हो जाता है। देखिए क्रम कितना ज़्यादा है। 1824 के बाद एक और भी देखते हैं विद्रोह होता है, मतलब फिरोजपुर में एक विद्रोह होता है। फिरोजपुर में आप देखिए, फिरोजपुर में एक विद्रोह होता है और ये होता है 1842 में। क्या होता है, 1842 में फिरोजपुर में विद्रोह होता है, यानी कि 34वीं जो रेजिमेंट होता है ना, 34वीं रेजिमेंट उसी में होता है, 34वीं रेजिमेंट में होता है। फिर अगला देखिए, अगला कहता है कि बरेली में 1816 में विद्रोह हो जाता है। कब, 1800, बरेली की अगर बात कर दिया जाए यहाँ पे तो बरेली में 1816 में विद्रोह हो जाता है। फिर अगला विद्रोह की बात कर दिया जाए तो कोल विद्रोह 1831 और 33 में होता है। कोल विद्रोह अगर बात कर दी जाए, हम तुरंत आपको लेके आते हैं 1857 में। कोल विद्रोह की बात कर दिया जाए तो 1831 से लेकर के 33 में आपको होता है। अगर बात कर दिया जाए संथाल विद्रोह का तो 1855 और 56 में होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं हम लोग संथाल विद्रोह जो है 1800 कब होता है, 55 और 56 में होता है। 56 में संथाल विद्रोह होता है यहाँ पे। ठीक है, और धीरे धीरे सुलगता हुआ जो ये विद्रोह है, और ये धीरे धीरे सुलगता हुआ जो विद्रोह है 1857 के क्रांति के रूप में पूरे भारत में फैल जाता है। ठीक है, इसके पीछे जो असंतोष थी, इसके पीछे जो आक्रोश था, इसी आक्रोश का मिला जुला ये आपको देखने को मिलेगा 1857 के क्रांति के रूप में। अब हम लोग पढ़ते हैं कि 1857 के क्रांति का मुख्य कारण क्या था, कारण और मुख्य कारण और जो भी कारण होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे ताकि आपको समझ में आए। तो ये सारी चीज़ें होता है कि 1857 की क्रांति अचानक होने वाली क्रांति नहीं थी। अगर 1857 की क्रांति की बात कर दिया जाए तो इसके पीछे बहुत सारा असंतोष कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। देखिए, अचानक जैसे कहने का मतलब है कि देखिएगा, अगर आपको किसी व्यक्ति से लड़ाई हो जाता है तो छोटा सा झड़प अगर होकर के रुक गया तो सोच लीजिए कि दूसरी बार अगर आप मिलेंगे ना तो भयंकर युद्ध होगा। ये छोटा छोटा झड़प था, ये क्या था, छोटा छोटा झड़प था। ये संभावना बना रही थी कि आने वाले वक्त में एक भयंकर युद्ध होने वाला है, और भयंकर युद्ध होके ही रहा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं 1857 के क्रांति के कारण के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, ये हम आपको स्टार्ट करते हैं कारण, और कारण में हम लोग सबसे पहला जो कारण है, कारण में हम लोग पढ़ते हैं, चलिए पहला कारण पढ़ते हैं राजनैतिक कारण। राजनैतिक कारण हम लोग पढ़ते हैं, राजनैतिक कारण। इस कारण को समझिए, राजनीतिक कारण क्या कहता है, राजनीतिक कारण, तभी ये सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। देखिए, राजनीतिक कारण में हम देखेंगे कि लॉर्ड वेलेस्ली एक रहते हैं। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या किया, सहायक संधि किया। अब चीज़ों को समझिए कि सहायक संधि क्यों किया। यहाँ पे देखते हैं वेलेस्ली, शॉर्ट में लिख देते हैं ताकि आप तो समझ ही जाएंगे। वेलेस्ली ने सहायक संधि किया, सहायक संधि। और पता ही सहायक संधि को सबसे पहले स्वीकार करने वाला कौन था, हैदराबाद के निजाम थे। देखिए, सहायक संधि के माध्यम से जैसे मानते हैं कि अगर कोई आदमी, जैसे हमारे और आपके बीच में अगर कुछ लड़ाइयाँ हो जाए, युद्ध हो जाए, अगर हम आपके घर चले जाएं मारपीट करने के लिए, तो सोच के देखिएगा, आपके घर में जो भी टीवी होगा, जो भी फ्रिज होगा, जो भी माइक होगा, जो भी कैमरा होगा, जो भी कुछ होगा, तो टूटे फूटेगा, सब कुछ होगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होगा, आपका या मेरा? सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा, आपका होगा। तो देखिए, अगर ब्रिटेन की बात कर दिया जाए, उस समय में ब्रिटेन की अगर बात कर दी जाए तो ब्रिटेन चारों तरफ से पानियों से घिरा हुआ था, और पानियों से घिरा होने की वजह से वो पानी में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली थे। वो लोग क्या करते थे, पानी से बाहर निकल करके यूरोप के अन्य भागों में, अन्य देशों में चले जाते थे और लड़ करके आ जाते थे, सारे धन संपत्ति लेकर के चले आते थे, मारपीट करके चले आते थे। और देखिए, उनको पीछा करने के लिए, जल में आने के लिए बहुत शक्तिशाली होना ज़रूरी था। लेकिन शक्ति के ना होने की वजह से क्या होता था, अंग्रेज़ों के सामने हमेशा आदमी समझिए कि टिक नहीं पाया। तो कुछ नीतियां थी अंग्रेज़ों को जो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा उन्होंने उठाया। तो देखिएगा, वेलेस्ली ने क्या किया, जैसे मानते हैं कि आपके घर में अगर कोई, जैसे आप ऑफिसर हो गए और आपने प्राइवेट अगर 5 बॉडीगार्ड रख लिया, तो क्या होता है कि अगर उसे 20-20 हज़ार देते हैं तो 1 लाख रुपये होता है, 1 लाख रुपये हो जाता है। तो सोच के देखिएगा, आप चाहते हैं कि नहीं वो मेरे लिए ही काम करे और इसका जो मतलब राजस्व है कहीं और से मिल जाए। तब यही नीतियाँ अपनाया था किसने, वेलेस्ली ने। अपनी सेना को क्या किया,
बोला राजा को कि ठीक है, अगर आपके ऊपर किसी और का अगर आक्रमण हो जाएगा तो उस एवज में अगर आप हमारी सहायक संधि को अपनाए रहते हैं तो क्या करेंगे, हम आपका हेल्प करेंगे। तो हेल्प करेंगे तो जाइए मेरी सेना को लेकर के जाइए, क्योंकि ये जो सेना थे यानी कि समर्पित थे किसके प्रति, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति। अगर अंग्रेजी अगर कह देता कि इसी राजा को ख़त्म कर दो तो उसको ख़त्म करने में थोड़ा भी टाइम नहीं लगता। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले जब ये अपने सैनिक को भेजता था तो उसका खर्चा देना, उसका खाने पीने का रख रखाव का सब कुछ देना, और प्लस में उसका वेतन के लिए भी पैसा ये कौन लेता था, अंग्रेजी सरकार लेती थी। कितना देखिए कितना ये लोग तेज दिमाग वाले थे, बहुत ही तेज दिमाग वाले थे। और उसके बाद जब ये संधि होती थी तो वहाँ से भी इनको बहुत सारे पैसे मिलते थे, और इसका फ़ायदा यानी कि समझिए कि उस राज्य को हड़पने का पूर्ण रूप से इनको अधिकार मिल जाता था। जब इनको लगा कि इससे भी इनका पेट नहीं भर रहा है, इनका मन इस यहाँ से भी नहीं माना, तब देखिएगा डलहौजी क्या करता है, ये सारी नीतियाँ को ख़त्म करके हड़प नीति लागू कर देता है। ठीक है, कौन करता है, तो डलहौजी की अगर बात कर दिया जाए, डलहौजी की बात कर दिया है तो देखिएगा डलहौजी ने क्या किया, डलहौजी ने हड़प नीति अपनाई, हड़प नीति अपनाया, हड़प नीति ने, ठीक है, हड़प नीति अपनाई, और इस नीति के माध्यम से बहुत सारे राज्यों को क्या कर दिया उसने, मतलब समझिए कि जीत लिया। जैसे बात कर दिया जाए हड़प नीतियों में तो सबसे अगर पहला बात करें तो देखिएगा सतारा को जीता। ठीक है, सतारा जीता, जैतपुर जीता, जैतपुर जीता, संभलपुर जीता, संभलपुर, उसके बाद बघाट हो जाता है, बघाट हो जाता है, उसके बाद देखिएगा बघाट के बाद हो जाता है यहाँ पे उदयपुर, उदयपुर के बाद झांसी हो जाता है, और झांसी के बाद अगर हम लोग देखें झांसी के बाद तो यहाँ पे नागपुर हो जाता है, नागपुर हो जाता है। इस तरीके से उसने क्या किया, उसने सभी को अपने राज्यों में शामिल कर लिया, और यहीं पे उसने नीति बनाई थी कि कोई भी यानी कि दत्तक पुत्र की जो नीतियां थी उसमें बहुत बड़ा बदलाव कर दिया। यानी कि कहा गया कि कोई भी राजा दत्तक पुत्र नहीं स्वीकार करता, अगर आपका खून अगर नहीं है तो हम इस चीज़ को स्वीकार नहीं करेंगे, और जिन लोगों को अगर दत्तक पुत्र रखना हो उस राज्य को हमें सौंपना होगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा अवध को कुशासन के आधार पर क्या किया गया, अवध को कुशासन का आरोप लगा करके, कुशासन का आरोप लगा करके क्या कर दिया गया, इसे हड़प लिया गया। ठीक है, कुशासन का आरोप लगा करके क्या किया गया, हड़प लिया गया। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। उसके बाद देखिएगा कहता है कि तंजौर, लिख ही देते हैं आपको, कहता है यहाँ पे, कहता है तंजौर और कर्नाटक के जो नवाब हैं, और कर्नाटक के जो नवाब हैं, कर्नाटक के जो नवाब हैं कर्नाटक के, ठीक है, इनकी जो उपाधियाँ थी क्या किया गया, छीन लिया गया। सोचिए देखिए, तंजौर और कर्नाटक की उपाधियाँ जो नवाबों को दिया जाता था उनसे क्या किया गया, छीन लिया गया, छीन लिया गया। ये भी एक कारण बन जाता है। और एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे चार्ल्स नेपियर ने एक बात कही थी। चार्ल्स नेपियर ने कहा कि अगर 12 सालों तक अगर हमें भारत का सम्राट बना दिया जाता तो शायद यहाँ पे समझिए कि भारत के जो समझिए कि जो शेष राज्य जो है ना वो कभी अलग नहीं होते, हम भारत को सभी को क्या करते, अपने कब्जे में करते, और निज़ाम को जो हम सुनाई देते हैं ना वो सुनाई दिखाई भी नहीं देते निज़ाम। और बात किया कि जो नेपाल का जो दिख रहा है वो नेपाल मेरे कब्जे में होता। ये चार्ल्स नेपियर ने कहा था ये बातें। ठीक है, चार्ल्स नेपियर ने ये बातें कही थी। और उसके बाद देखिएगा कहता है कि 1856 ईस्वी में कैनिंग ने ये बात कही थी। 1857 ईस्वी की अगर बात कर दिया जाए कि उस समय कौन था, हम आपको सारा कराएंगे कि 1857 के क्रांति के समय में वायसराय कौन था, तो सारा चीज़ कराएंगे। तो कैनिंग ने 1856 में क्या कहा था कि अब जो मुग़ल बादशाह हैं उनको क्या कर देना चाहिए, उनको राजकीय उपाधियाँ त्याग करके मतलब क्या करना चाहिए, मुग़ल जो दरबार है, जो शाही जो दरबार है उसको छोड़ देना चाहिए। देखिए कितना बड़ा अपमान था, कितना बड़ा क्या था, अपमान हो गया, मतलब समझिए कि अपना अपमान हो जाएगा। इस तरह से देखते हैं तो जो मुसलमान थे, यानी कि जो मुसलमान थे वो बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो गए। और एक चीज़ और भी था, उन्होंने कहा कि भाई दत्तक पुत्र को आपको नहीं रखना है। तो एक बात और भी देखिएगा, ये झांसी में होता है और बहुत सारे ऐसे जो छोटे छोटे जो ज़मींदार होते हैं वो सीधे सीधे अंग्रेज़ों के खिलाफ इसलिए हो जाते हैं ताकि उनको लग जाता है कि अब हमारा जो राज्य है अंग्रेज़ों के कब्जों में जाने वाला है। और बहुत सारी जो नीतियाँ होता है जो डलहौजी के द्वारा जो लागू की जाती है उसमें कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा मिल जाता है।
और ये जो कारण होता है, ये सारे कारण जो होते हैं आपको जो दिख जाता है, कहीं ना कहीं मुग़ल बादशाह को अपमानित किया जाता है, तंजौर के नवाबों को अपमानित किया जाता है, कर्नाटक के नवाबों को अपमानित किया जाता है, और यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों को भी अपमानित करने का काम किया जाता है। ठीक है, और ये भी एक कारण बन जाती है 1857 के क्रांति के लिए। 1857 की क्रांति के लिए ये भी सारा कारण बन जाता है। ठीक है, और ये सारा चीज़ें हम यहाँ पे राजनीतिक कारण में हम लोगों ने देखा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं कारण दूसरा कारण क्या कहता है। चलिए दूसरा कारण में हम लोग देखते हैं आर्थिक कारण। दूसरा कारण में हम लोग देखते हैं इसका आर्थिक कारण। आर्थिक कारण देखिए, आर्थिक कारण बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी पूरे भारत में एक ही समस्या तो है, बेरोज़गारी का। भारत में एक ही समस्या है, आप पढ़ रहे हैं ताकि आपको जल्दी नौकरी हो जाए, ताकि आपकी आर्थिक सशक्तिकरण बढ़ जाए। चाहे लड़का हो या लड़कियां हो, सभी का एक ही लक्ष्य है, नौकरी प्राप्त करना, अपने पैरों पे खड़ा होना। अगर मानते हैं कि कोई भी आदमी इसी पे अगर अटैक कर दे तो समझिए कि आदमी बौखला जाता है और आदमी को लगता है कि अब क्या कर दिया जाए। क्योंकि देखिए हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने क्या कहा था कि हम युवाओं को नौकरी देंगे। हमारे बिहार की सरकार ने भी ये बात कही थी, लेकिन बिहार की सरकार तो कम से कम अपनी बातों पे अमल करती है और भारत की सरकार तो बिल्कुल ये बात नहीं कर पाती। क्योंकि भाई हम उनकी बुराई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो लोग खुद कहते हैं कि जो वादा हम करते हैं ज़रूरी है कि हम उसे निभा ही लें। अगर 15 लाख का जो वादा मैंने किया था, जो सपना, जो बड़ी ही खूबसूरत और निराली जो हमने ख्वाब दिखाया था हमारे भारत के युवाओं को, ज़रूरी थोड़े है कि हम उसको पूरा कर ही देंगे। अंततः वो बाद में एक सौगात लेकर के आते हैं, कहते हैं कि पढ़े लिखे जो लोग हैं, कम से कम जो क्या बोलते हैं स्किल्ड जो संस्कृतियाँ है, जो मतलब ये उसके लिए पकौड़े बेचे, सब्जियाँ बेचें, बहुत सारा काम करें, वो सारा चीज़ें। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर कहते हैं कि अंग्रेज़ों ने सबसे ज़्यादा अगर प्रॉब्लम क्रिएट किया तो भारत में अर्थव्यवस्था को लेकर के। यहाँ देखिएगा, आर्थिक जो कारण होता है लोगों को जीने नहीं देता। ये आर्थिक कारण से तंगी हो। जैसे अगर भारत की बात कर दी जाए तो सबसे ज़्यादा आत्महत्या करने वाला व्यक्ति कौन है? सबसे ज़्यादा अगर आत्महत्या की बात कर दी जाए तो यही बेरोज़गारी से प्रॉब्लम क्रिएट होता है। अगर सबसे पहले की अगर बात कर दी जाए तो आप सौराष्ट्र और विदर्भ वाला क्षेत्र में अगर देखेंगे, महाराष्ट्र का कुछ क्षेत्र है जहाँ पे किसानों ने बहुत ही ज़्यादा मतलब संख्या में आत्महत्या कर लिया, क्योंकि उनके पास वहाँ से उपज का या कुछ ऐसा गवर्नमेंट द्वारा सुरक्षा मुहैया नहीं कराया गया था। उसी तरीके से देखिएगा यहाँ पे जो भारत में बेरोज़गारी का दर जिस तरीके से बढ़ता है, जिस तरीके से गरीबी बढ़ता है, जिस तरीके से कुपोषण बढ़ता है, इसका कहीं ना कहीं जो वजह होता है देश का कमज़ोर होने का, और देश के तरक्की में ये बाधा के रूप में काम करते हैं। अंग्रेज़ों को ये बात पता थी। अंग्रेज़ों को बात पता थी कि हमें भारत से लेना देना तो है नहीं। वो तो मुग़लों की तरह नहीं थे। उनको मुग़ल ने क्या किया? मुग़ल यहीं पर रहे, भारत को जीता, भारत को अपना बनाया। जैसे होता है कि तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए, तुझे उस कदर मैं चाहूँ कि तू खुद को भूल जाए। ये चीज़ें मुग़ल ने किया था। मुग़ल ने सब कुछ भारत के निर्माण के लिए किया था और भारत के लिए किया था। लेकिन अंग्रेज़ों की और मुग़लों की बात कर दिया है तो दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। अंग्रेज़ जब यहाँ पे भारत में आए तो इन्होंने सिर्फ लूटने का काम किया। यहाँ पे सबसे ज़्यादा भारत के सारे लोगों को क्या किया? शोषण का शिकार बनाया, सभी लोगों को लूटा। यहाँ से यानी ये कह सकते हैं देसी रियासतों के साथ साथ राजा जो महाराजा थे, महिलाएं थे, और सबसे वंचित समाज जो सबसे जनजाति भी थी और जो सबसे वंचित समाज जो सबसे निचले पायदान पे थे, वो लोगों से भी अंग्रेज़ों ने क्या किया? लूटपाट किया। और कहा जाता है कि उन्होंने 1857 की क्रांति कैसे जीत लिया? भारत के लोगों के द्वारा ही भारत को अंग्रेज़ों के द्वारा जीत लिया गया। सोच के देखिए, भारत के लोगों के द्वारा ही अंग्रेज़ों ने इतना ब्रेन का इस्तेमाल किया कि क्या किया? इसको जीत लिया। तो ये देखिएगा 1857 की क्रांति में जो प्रमुख कारण के तौर पे आपको जो आर्थिक कारण दिखता है, उसमें 3 भू राजस्व की नीतियाँ थी। जैसे सबसे पहले अगर बात कर दिया जाए तो 3 भू राजस्व की नीतियाँ थी। 3 भू राजस्व तो आप जानते ही होंगे। 3 भू राजस्व की नीतियाँ, सबसे पहले एक था अस्थाई बंदोबस्त। क्या था? अस्थाई बंदोबस्त था। अस्थाई बंदोबस्त था, ये नीतियाँ थी। दूसरा की अगर बात कर दिया जाए तो रैयतवाड़ी था, रैयतवाड़ी हो जाएगा। और तीसरा की बात कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा? महालवाड़ी था। महालवाड़ी था। ये अंग्रेज़ों के लिए समझिए कि बहुत ही अर्थव्यवस्था को लेकर के यहीं से तो वो लोग सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाए थे। इसमें बहुत सारा परिवर्तन होता है और अंततः बाद में जाकर के ज़मींदारों को ही समझिए कि इसका शिकार, ज़मींदारों को ही शिकार बनना पड़ता है। यानी कि समझिए कि ज़मींदारों से लेकर के राजा महाराजाओं से लेकर के और सबसे जो कमज़ोर और वंचित समाज के जो लोग थे, जो मजदूरी करने वाले लोग थे, उनको भी अंग्रेज़ों ने नहीं छोड़ा, नहीं बख्शा। सोचिए इतना ज़्यादा ये
ये लोग किए थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो दूसरा की अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो देखिएगा धन निष्कासन का क्या होता है। धन निष्कासन का उन्होंने ये काम किया। धन निष्कासन, धन को कैसे निष्कासित किया जाए। और सोच के देखिए यहाँ पे जब गवर्नर जनरल लोग किसी को राजा बनाते हैं तो वो गिफ्ट में इतनी सारी धन संपत्ति लूट लेते हैं जिसका फ़ायदा उनको मिल जाता है। और ये सारा का सारा धन भारत में नहीं रहता, ये कहीं ना कहीं मतलब समुद्र के माध्यम से ब्रिटेन चला जाता है। यही वजह है कि इसमें कहा गया है कि यानी कि गंगा किनारे के जो पूरा निचोड़ा हुआ जो संपत्ति है टेम्स नदी के किनारे, यानी कि लंदन किसके नदी के किनारे बसा है, टेम्स नदी के किनारे, वहाँ पे जा कर के सब निचोड़ दिया जाता है। ठीक है। और ये धन पलायन की जो बात करते हैं आप देखिएगा, ये दादा भाई नौरोजी ने लोगों को समझाया। उनको एक किताब थी पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में, लोगों को ये समझ में आया कि अच्छा यहाँ से अंग्रेजी सरकार सारी संपत्ति हमारी लेकर के ब्रिटेन चली जाती है। तब भारत के लोगों को ये बात पता चला, एहसास हुआ। तो ये देखिए यहाँ पे हुआ धन निष्कासन का। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे देखिएगा हमारे भारत में एक व्यवस्था थी, कुटीर व्यवस्था, यानी कि मुगलों के समय में अगर बात कर दी जाए तो सभी लोग कुटीर उद्योग का काम कर रहे थे। और कुटीर उद्योगों में बात किया जाए तो यहाँ पे कपड़े का निर्माण हो रहा था या काश्तकारी का निर्माण हो रहा था, कारीगरी लोग कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ों का निर्माण यहाँ पे हो रहा था। लेकिन एक चीज़ और भी है, इन सारे कुटीर उद्योग का क्या कर दिया, पतन हो गया। किसके वजह से? अंग्रेज़ों की वजह से। जैसे देखिएगा ये लोग हाथों से इस्तेमाल करते थे, कोई चीज़ें बनाते थे, जैसे लकड़ी का कोई अगर टेबल बनाना हो, ठीक है, या कपड़े बनाना हो तो ये लोग हाथों का इस्तेमाल करते थे। लेकिन औद्योगिक क्रांति हो जाने की वजह से ब्रिटेन वाले उसी चीज़ को मशीनों के द्वारा तैयार करते थे। और सबसे बड़ी बात है कि भारत में वही सामान उतना ही रेट में बिकता था। तो भारत के लोग सबसे ज़्यादा कौन खरीदेंगे? जो देखने में खूबसूरत हो, अच्छा हो, ठीक है। तो उसके वजह से देखते हैं कि भारत में जो कुटीर उद्योग था, जो लघु उद्योग था, ये क्या हुआ, पतन हो गया, ख़त्म हो गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे हम लोग देखिए कृषि का व्यवसायीकरण किया गया। कृषि का व्यवसायीकरण किया गया, आप लोग पढ़िएगा, कृषि का व्यवसायीकरण किया गया, व्यवसायीकरण किया गया। इससे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। उसके बाद देखिएगा भारत में देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाता है। सबसे अगर बड़ी बात कर दिया जाए तो इन सारे चीज़ों से गरीबी बढ़ जाती है। क्या बढ़ती है? गरीबी बढ़ जाती है। और गरीबी की वजह से देखते हैं तो बेरोज़गारी बढ़ जाता है, बेरोज़गारी बढ़ जाता है। और बेरोज़गारी की बात पता है क्या होता है? अकाल आता है, अकाल भी आता है। और अकाल पे जो अंग्रेज़ी सरकार रहती है वो बिल्कुल ध्यान नहीं देती। और ये जो सारा कारण जो रहता है 1857 की क्रांति के विद्रोह में अनिवार्य बना देता है। 1857 की क्रांति के लिए यह जो कारण है ये क्या बनाता है? ये अनिवार्य बना देता है उसके लिए। चलिए, ये मेंस होता तो उसका तरीका कुछ और होता, ये हम लोग पीटी कर रहे हैं ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, अगला क्या कहता है। ये तो हो गया आपका आर्थिक कारण हो गया, मैंने राजनीतिक कारण किया और आर्थिक कारण किया। और नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा हो जाएगा सामाजिक कारण। देखिए सामाजिक कारण, ठीक है, सामाजिक कारण होता है, सामाजिक कारण। एक चीज़ देखिएगा, समाज के अंदर जैसे अंग्रेज जब यहाँ पे आए तो सभी लोगों को एक ही पटरी पे लाके खड़ा कर दिया। जैसे अगर देखा जाए तो मुगलों के समय में यानी कि हिंदू व्यवस्था में चली आ रही थी चातुर्वर्ण व्यवस्था, और चातुर्वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मणों को सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया था। कहने का मतलब है कि वैदिक अगर काला पढ़ रहे हैं तो उसमें कहा गया कि अगर कोई मर्डर कर देता है तो मर्डर अगर कर देता है तो 4 प्रकार के कानून बनाए गए थे। ब्राह्मणों के लिए दूसरा था, क्षत्रिय के लिए दूसरा था, वैश्य के लिए दूसरा था और शूद्र के लिए दूसरा था। अगर शूद्रों की बात कर दी जाए तो ये शूद्रों के लिए बहुत ही कठोर नियम बनाए गए थे। लेकिन जब भारत में अंग्रेजों ने यहाँ पे आया तो उसने क्या किया, सभी के लिए एक ही कानून बना दिया। अगर 10 जूते अगर शेड्यूल कास्ट मतलब समझिए कि शूद्रों को मारना है तो 10 जूता ब्राह्मण को भी मारना है। यानी कि ये जो कानून था इक्वल था, इससे भी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इन लोगों को होने लगा। और एक चीज़ और देखिएगा, सामाजिक जो कारणें होती हैं ये कहीं ना कहीं अगर बात कर दिया जाए कि भारत में देखिएगा हमारा जब देश आज़ाद हुआ, यहाँ तक कि महात्मा गांधी ने बार बार ये बोला है,
महात्मा गांधी ने ये बात कहा कि सभी लोगों को जाति का जो मतलब छुआछूत ऊंच नीच जो भेदभाव है, जहाँ से कहीं ना कहीं हमारा जो सामाजिक संरचना है ये कहीं ना कहीं टूटता हुआ नज़र आता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और यही वजह था कि उनको ये लगा कि शायद ये समाज के जो लोग हैं मतलब मुख्य धारा में आनी चाहिए, जोड़नी चाहिए। और ये देखिएगा सामाजिक संरचना की वजह से हमारा देश बार बार गुलाम हुआ है। और ये कहें कि छोटे मानते हैं, आप देखिए गजनी एक छोटा सा गांव है, बहुत बड़ी गांव नहीं है। और गजनी का आक्रमणकारी गजनी एक छोटा सा लुटेरा रहता है जो लूटते हुए आपको सोमनाथ मंदिरों को आगे लूट के चला जाता है, क्योंकि मात्र यहाँ पे मुट्ठी भर लोगों को ही देश की रक्षा और सुरक्षा करने का अधिकार प्राप्त था, जिसके पास ताकत नाम का और हिम्मत नाम का कोई चीज़ ही नहीं था। जिस समय सोमनाथ मंदिर को लूटा जा रहा था उस समय पंडित और ब्राह्मणों ने क्या किया था, यहाँ सबसे ज़्यादा भगवान के सामने उसे बचाने की प्रार्थना हो रही थी। मुसलमानों को ये बात पता था, कैसे समझिए कि इनके देवता में वो ताकत और वो चीज़ें नहीं है, और वो आराम से लूट के चले गए। लूट के ले जाने के बाद कहा जाता है कि यहाँ से इतना ज़्यादा धन संपत्ति लूट के ले गया गजनी में कि वहाँ पे लगभग 3 या कुछ सालों तक वहाँ के जनता को ऐसे ही छोड़ दिया कि भाई तुम कर मत देना, तुम आराम से जीना। ये कहीं ना कहीं हमारे सामाजिक व्यवस्था में जो पनपी हुई जो एक व्यवस्था थी, जो बनाया हुआ था इन लोगों के द्वारा, इसी का खामियाजा आज तक भी भारत के लोगों को उठाना पड़ रहा है। इतिहास के नज़रिए से पढ़ाना बड़ा मुश्किल चीज़ होता है। मैं एक इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा था और उसमें एक, खैर छोड़िए, चलिए ऑफलाइन में हो जाता है। तो ये सामाजिक कारण की अगर बात कर दिया तो देखिएगा सामाजिक कारण में अंग्रेज़ों को लगा कि नहीं सती प्रथा ठीक नहीं है। देखिए सती प्रथा में, और ये कहा जाए कि जो खैर उसके बारे में ज़्यादा डिटेल ना किया जाए, तो सबसे पहले देखिएगा अंग्रेज़ों ने सती प्रथा को क्या कर दिया। जैसे लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को एक कानून बना करके अवैध घोषित कर दिया गया, ठीक है, यानी कि सती प्रथा पे रोक लगा दिया गया। सती प्रथा पे क्या किया, रोक लगा दिया। उसके बाद ठगी प्रथा पर लगा दिया। उसके बाद देखिए नर बलि पर लगा दिया, नर बलि पर लगा दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए शिशु वध पे लगा दिया, शिशु वध पे लगा दिया, ठीक है। शिशु वध के साथ देखा जाए कि दास प्रथा पर लगा दिया। दास प्रथा पर क्या कर दिया, ये दास प्रथा पर ये समझिए कि ये सब चीज़ें लगा दिया गया। एक चीज़ देखिएगा, ये व्यवस्था बनाया ही कौन था, ये सती प्रथा का कॉन्सेप्ट किसने दिया था। अगर नर बलि की हत्या की बात हो गई तो किसने दिया था, शिशु के जन्म लेते ही वध कर दिया जाता है, ये सारे कॉन्सेप्ट किसने लागू किया था। और ये दास प्रथा के द्वारा ये सारी चीज़ें व्यवस्था को समझिए आखिर वो कौन व्यक्ति था जो इसे लागू किया था। एक चीज़ और भी देखिएगा, आज के वर्तमान समय की बात कर रहा हूँ। जैसे मानते हैं कि अगर आपको दिल्ली आप उतरे और आपको मुखर्जी नगर जाना हो ऑटो से, और रात को आप निकलते हैं, मतलब समझिए कि 12-1-2 बज जाता है और आपको जाना है मुखर्जी नगर। तो एक चीज़ सोचिएगा कि उसका भाड़ा जो रियल भाड़ा है 200 रुपये है, मानते हैं रियल भाड़ा 200 रुपये है, लेकिन आपसे वो उस वक्त रात होने की वजह से वो कितना मांगता है, 400 या 500 रुपये मांगता है। लगभग 6-7 लोगों को बिठाया हुआ है, चीज़ों को समझिए, लगभग 6-7 लोगों को बिठाया है और आप देने से मना कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि नहीं 200 रुपये जो वाजिब भाड़ा है वही हम देंगे। तो बाद में वहाँ पे 1-2 लोग ऐसे बैठे होते हैं जो बकझक हो जाता है, तो एक आपके बगल में 1-2 लोग बैठे होते कहते हैं कि यार कोई बात नहीं यार दे दो ना, क्या होता है। नहीं, आखिर वो कौन लोग हैं जो इस व्यवस्था को बनाए रखना चाहता है। आप सही काम करने जा रहे हैं कि आप नहीं 200 रुपये ही वाजिब भाड़ा है उतना ही देंगे, लेकिन आपके बगल में बैठा हुआ आदमी कहता है कि नहीं भाई रात का समय है 200 रुपये ज़्यादा ही दे दो। आखिर वो कौन आदमी है जो व्यवस्था को बनाए रखना चाहता है, इस चीज़ को समझिए। तो इस चीज़ को यहाँ पे समझिए, जो सती प्रथा, ठगी प्रथा, नरबली, शिशु वध और दास प्रथा को अंग्रेज़ों ने क्या किया, ख़त्म कर दिया। ये हमारे प्रथाओं पे क्या था, कुठाराघात था, अकॉर्डिंग टू किसके अनुसार, जिन्होंने इस व्यवस्था को बनाया था। ये जो रूढ़िवादी सोच वाले जो थे, जो पाखंडवादी सोच वाले थे, और ख़ास करके जो सामंतवादी सोच वाले थे, उन लोगों ने इसका सबसे ज़्यादा विरोध किया और ये कहा कि नहीं, तुम कौन होता है हमारे प्रथाओं में चेंज करने वाला। क्या ये प्रथाएं सही थी? ये प्रथाएं अंग्रेज़ों के द्वारा, अगर आधुनिक समाज की बात कर दिया जाए तो महिलाओं को सती होना ये अच्छा लगेगा। विधवा विवाह पे रोक लग गया था, तो अंग्रेज़ों के द्वारा ये कहा गया कि महिलाओं से, अंग्रेज़ों ने एक नियम लागू की थी। जैसे आप देखिएगा तो पुर्तगालियों ने एक बात कही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा भारत की महिलाओं से शादी करो ताकि आपके बच्चे ज़्यादा हो जाए, ठीक है। और उन्होंने उन महिलाओं को पकड़ा जो महिलाएं विधवा हो गई थी,
क्योंकि भारत में देखिएगा उस समय विधवा हो जाने के बाद उनसे मतलब कोई भी शादी करने को राजी नहीं होता था, उनकी दयनीय स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती थी, चाहे वो युवा हो क्यों ना हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ देखने को मिलेगा। ये जो व्यवस्था थी यहाँ पे, यहाँ की रूढ़िवाद वाले जो सोच थे, उन्हें क्या किया, हस्तक्षेप किया कि नहीं, ये अंग्रेज़ों का हिम्मत कैसे हुआ कि हमारे व्यवस्था में ये लोग मतलब काम करेंगे, ये सुधार कर पाएंगे। ठीक है, तो ये भी कारण हो जाता है 1857 की क्रांति में। ये सामाजिक कारण होता है, क्या है, 1857 की क्रांति में। और देखिएगा उसी समय इसी के साथ ही रेलवे और दूरसंचार व्यवस्था का भी स्थापना हुआ था, और डाक व्यवस्था का भी शुरुआत इन्होंने कर दिया था। और कहीं ना कहीं आप रेलवे की अगर बात करते हैं तो रेलवे ने क्या किया, जाति प्रथा को तोड़ने का काम किया। रेलवे ने क्या किया, जाति प्रथा को तोड़ने का काम किया। जैसे मानते हैं कि आप कहीं रेल पे बैठ जाइए तो कौन जाति के अगल बगल में आपके बैठता है, आपको क्या पता, ये तो आपके गांव में ना पता होता है कि फलाना ये जाति का है, ढिमकाना ये जाति का है। रेल मतलब समझिए कि रेल में बैठने के बाद किसको पता चलता है। तो अंग्रेजी हुकूमत ने, अंग्रेजी सरकार ने जब रेलवे का स्थापना किया, डलहौजी के समय की बात हो रही है, तो उसने क्या किया, कम से कम रेलवे के विकास ने क्या किया, जाति बंधन को तोड़ने का काम किया, इसको कमज़ोर करने का काम किया। चलिए, हम लोगों ने सामाजिक कारण देख लिया, अब हम लोग पढ़ते हैं धार्मिक कारण। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं धार्मिक कारण। समझिएगा इसको, धार्मिक कारण देखिए, पूरा डिटेल्स में हम नहीं ले जा रहे हैं, नहीं तो आप भी कहिएगा कि पीटी होते होते ये मेन की तरफ हम लोग चले जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि एक चीज़ और भी है, हमारे भारत में जो हिंदू धर्म का जो व्यवस्था थी, जो बनाए हुआ जो एक रीति था, उसके खिलाफ भारत के लोग लड़ लेंगे तो भारत के लोगों को ख़त्म करने में इन लोगों को थोड़ा भी टाइम नहीं लगेगा। लेकिन हम बड़ी मतलब इतिहास को बहुत पढ़ने के बाद हमको पता चला कि इनकी हिम्मत अंग्रेज़ों से लड़ने की कभी नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुआ। और ये देखिए उन्होंने कर दिया, अंग्रेज़ों ने इस चीज़ को तोड़ा। ये जो अवधारणाएं जो थी इनके अंदर, जो परंपराएं थी, और इनके अंदर ये कहता था कि जो वर्चस्व वाली बात थी, उन्होंने क्या कर दिया, तोड़ दिया। किसने तोड़ दिया, अंग्रेज़ों ने। अंग्रेज़ी हुकूमत ने इनको, इनकी सारी की सारी नशा उतार के रख दिया। जैसे बात करते हैं, सबसे पहले देखिए इन्होंने कहा था कि माथा पर तिलक लगाना बिल्कुल नहीं है, और तुरंत ये लोग मान गए, विरोध भी नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि उस समय अंग्रेजी सरकार बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है, जो कहेगी वही कानून है। ठीक है, यहाँ तक कि जब महात्मा गांधी को जब 1915 में भारत में आए थे तो उनको ये बात पता था कि अगर हम थोड़ा सा भी अनबैलेंस करेंगे ना, तो ख़त्म करने में थोड़ा सा भी ये अंग्रेजी वाले क्या करेंगे, टाइम नहीं लगाएंगे। और आपको देखने को मिलेगा 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड में उन्होंने ऐसा किया था, क्योंकि उस समय मित्र राष्ट्रों की जो विश्व युद्ध हो रही थी, उस समय ऑलरेडी ये जीते हुए थे, और इनकी शक्ति पूरी दुनिया में क्या हो रही थी, मतलब समझिए कि लहरा रही थी। और गांधी जी इनकी शक्तियों से क्या थे, वाकिफ थे, ये जानते थे। तो क्या होता है, धार्मिक कारण में क्या हो जाएगा, सबसे पहले इन्हें कहा कि माथा पर तिलक नहीं लगाना है। क्या है, माथा पर तिलक जो लगाने की बात हुआ, तिलक नहीं लगाना है। और ये क्या कर दिया, मना कर दिया। यहाँ पे कहता है कि देखिएगा, ठाकुर लोग जो होते हैं ना, पगड़ी पहनते हैं। जैसे आप महाराष्ट्र में जाएं, राजस्थान की बात अगर देखें तो ठाकुर लोग क्या कहता है, वो लोग पगड़ी पहनते हैं। तो ये सब चीज़ से सबसे ज़्यादा मतलब समझिए कि प्रॉब्लम हो जाती थी अंग्रेज़ों को, और उसने कहा कि पगड़ी पहनने पे क्या कर दिया, रोक लगा दिया। क्या किया, पगड़ी पहनने पर भी लोग रोक लगा दिया। पगड़ी पहनने पर क्या कर दिया, रोक लगा दिया। ठीक है, उसके बाद देखिएगा यहाँ पे कहता है कि कानों में कुंडल धारण करना। जैसे आप देखिएगा हमारे कृष्ण भगवान हैं, वो भी कुंडल धारण करते हैं। तो देखिएगा उस समय बहुत सारे जो राजवाड़े थे वो लोग कुंडल धारण करते थे, और अंग्रेज़ों ने क्या किया, कुंडल पर भी क्या कर दिया, पाबंदी लगा दिया। यहाँ देखिए कानों में कुंडल जो पहनना था, उस पर भी क्या कर दिया, रोक लगा दिया। क्या कर दिया, रोक लगा दिया। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, समझिए। और एक चीज़ और भी, धर्म के अनुसार कोई भी काम नहीं कर सकते। धर्म के अनुसार जो कार्यक्रम होने की जो संभावना है, उस पर अंग्रेज़ों ने सख्त पाबंदियां लगा दी कि आपको धर्म के अनुसार ऐसा वैसा काम बिल्कुल नहीं करना है। देखिए, तो उस समय कहा जाता है कि पूरी दुनिया में, यानी कि धर्म के अनुसार कार्य नहीं करना है। ये सब चीज़ें थोड़ा सा समझिए, कार्य नहीं करना है। ये देखिए, संवेदना में और इमोशन होकर के चीज़ें नहीं सोची जाती। धर्म की क्या ज़रूरत है आपकी ज़िंदगी में? अगर बेहतर लाइफ जीना चाहते हैं तो धर्म की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए क्या होता है, धार्मिक कारणों में क्या था, उसने कहा था कि नहीं, भारत के लोगों को तिलक लगाना बिल्कुल छोड़ना होगा।
और छुड़वा भी दिया। और उसके बाद बात करते हैं, उन्होंने पगड़ी पहनने पर रोक लगा दी और उसने कानों में कुंडल पहनने पर रोक लगा दी और ये भी कहा कि धर्म के अनुसार कोई भी काम नहीं किया जाए। ये सारा चीज़ें क्या कर दिया, बैन कर दिया। किसने? अंग्रेज़ों ने। और ये भी एक कारण बन जाता है 1857 की क्रांति का। ये भी कारण बन जाता है 1857 की क्रांति का। ये कारण बनता है किसका? 1857 की क्रांति का कारण बन जाता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं। ये हम लोगों ने धार्मिक कारण किया, धार्मिक कारण। अब उसके बाद हम लोग आते हैं, वो है तत्कालिक कारण। तत्कालिक कारण आते हैं, क्योंकि ज़्यादा हम आपको लंबा नहीं ले जाएंगे। तत्कालीन कारण के बारे में अगर देखा जाए तो देख लीजिए। ये तत्कालीन जो कारण है, ये चर्बी लगा हुआ कारतूस है। ये चर्बी लगा हुआ कारतूस है, इसको थोड़ा सा समझेंगे। चर्बी लगा हुआ कारतूस है। देखिएगा, यहाँ पे कहा जाता है कि 1857 के पूर्व, ठीक है, 1857 के पूर्व क्या था? 1800 ब्राउन बेस एक बंदूक थी। ब्राउन बेस यानी कि ब्राउन बेस एक क्या थी? एक बंदूक थी, जो इसका इस्तेमाल पहले लोग करते थे। कब? 1857 के मतलब पहले। लेकिन अंग्रेज़ों को लगा भाई कि देखिए अंग्रेज़ ये कहें तो यहाँ पे एक चीज़ दिखता है, हम भारत में ज़रूर, भारत के लोग हम देवी देवताओं को बहुत ज़्यादा पूजते हैं। मतलब ये सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे मानसिकता में ऐसी नहीं है। हम बहुत ही ज़्यादा डेवलप इंसान हैं। हमारा अतीत, हमारे पूर्वजों ने ऐसा चीज़ें ही बनाई है। तो लेकिन जो सामाजिक जो संरचना जो गढ़ा गया, कहीं ना कहीं पाखंडों को जोड़ा गया और बहुत सारे जो कर्मकांड को जोड़ा गया, जिससे हमारा समाज टुकड़ों में बंट गया। जिसके वजह से क्या हुआ, जैसे ही टुकड़ों में बढ़ता है तो लोग कमज़ोर हो जाते हैं। और जब सभी लोग इकट्ठा रहते हैं तो उनकी शक्तियों के सामने कोई भी आदमी क्या होता है, मतलब समझिए कि भाग जाता है उसको देख करके। तो एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिला, अंग्रेजी जो हुकूमत थी वो सबसे ज़्यादा आविष्कार पे ध्यान दिया। उनके पास ज्ञान सबसे ज़्यादा हो गया। अच्छा, एक चीज़ और भी, हम लोग सरस्वती को पूछते हैं और सरस्वती को पूछते हैं, लेकिन ज्ञान सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलता है? तो देखिए, अमेरिका में दिखता है, ब्रिटेन में दिखता है। ब्रिटेन वाले तो सबको, पूरी दुनिया को कहते हैं कि ये तो समझिए कि भारत के लोगों को भी गाली दिया था। या भारत के लोगों को बहुत ज़्यादा गाली दिया था, कहा कि ये तो संस्कार के नहीं होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है, काले कर लूटे होते हैं, ज्ञान नहीं होता है, शफेरों का देश है, पता नहीं बहुत सारी बातें थी। यहाँ तक कि जब मुस्लिम आक्रमणकारी थी, उन्होंने भी ये बात कहा था भारत को। बट ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि सामाजिक जो संरचना थी वो बिल्कुल सही नहीं था। जैसे ही बौद्ध धर्म के पतन के बाद जब जिस धर्म का उत्थान होने लगता है, उस धर्मों ने समाज को टुकड़ों में बांट दिया। और जिसका खामियाजा आज भी, स्वतंत्रता मिलने के बाद भी, देश में आज़ादी मिलने के बाद भी बहुत सारे ऐसे लोगों को झेलना पड़ रहा है। तो देखिए क्या था, 1857 के पूर्व में एक ब्राउन बेस नामक एक बंदूक था जिसका इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन नई तकनीकी का जब आविष्कार हुआ, जब उन्होंने सोचा कि भाई इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और ये सोचा कि बारूद भरते समय में हो सकता है कि उनकी नली फट जाती हैं, जिसके वजह से सेनाओं को भी ज़्यादा हानि पहुंचाना पड़ता है। तो वहाँ के विद्वानों ने, वहाँ के वैज्ञानिकों ने एक नया बंदूक बनाया। वहाँ के क्या बनाया? बंदूक बनाया, जिसका नाम था एनफील्ड राइफल। क्या नाम था? एनफील्ड। देखिए, एनफील्ड राइफल नाम था इसका, एनफील्ड राइफल। ठीक है। और एनफील्ड राइफल में ये जो प्रॉब्लम होने वाली जो समस्या थी, इन सारी समस्याओं से यहाँ पे समझिए कि निजात मिल गया। अब क्या था कि अब डायरेक्ट आपको एक कारतूस मिलेगा, और कारतूस को क्या करिए, दांत से काटिए, और उस कारतूस में ग्रीस लगा रहता था। और ग्रीस बनता है ये किससे? यानी कि चर्बियों से बनता है। गाय की चर्बी हो जाए या सूअर का चर्बी, क्योंकि गाय और सूअर में चर्बियों की मात्रा ज़्यादा होता है, तो इन लोगों में क्या होता है, इससे देखा गया कि इसका इस्तेमाल ये एनफील्ड राइफल में किया गया। और एक चीज़ और भी देखा जाता है यहाँ पे, देखिएगा यहीं पे। अब क्या हुआ था कि एक समय की बात थी कि मंगल पांडे अपने बैरक में, अपने छावनी में खाना खा रहे थे। तो खाना खाते समय में एक जो निम्न जाति के, जो तथाकथित जो निम्न जाति के एक जो झाड़ू पोछा करने वाला व्यक्ति था, वो डायरेक्ट वहाँ पे पहुँच जाता है। उसको देख करके बहुत ज़्यादा ये गाली देते हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं, बहुत ज़्यादा गाली देते हैं। उतना में उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और बोलता है कि हमसे आपका धर्म भ्रष्ट हो गया। जब आप दांतों से अंग्रेज़ों का, जब आप कारतूस काटते हैं, उस समय सूअर और गाय का जो चर्बी लगा रहता है, उससे आपका धर्म भ्रष्ट नहीं होता। इसको ये खटक गया ये बातें कि अच्छा ऐसा है। अब यही प्रॉब्लम हो गया। अब देखिए क्या होता है। अब मंगल पांडे ने देखिए क्या किया। कहता है मंगल पांडे के बारे में कि सर्वप्रथम अगर इसका बात किया जाए तो मंगल पांडे पता है क्या करता है। मंगल पांडे एक मित्र से पूछते हैं कि क्या ये बात सही है।
ठीक है। तो क्या करता है, एक अधिकारी की वो हत्या कर देता है। देखिए, एक अधिकारी की हत्या कर देता है जिसका नाम है बाथ ह्यूस्टन। बाथ ह्यूस्टन जो रहते हैं, ह्यूस्टन, इस अधिकारी की हत्या कर दिया जाता है। और इस अधिकारी की हत्या कर दिया जाता है। देखिए, ये पनपता है धर्म के माध्यम से, क्योंकि अंग्रेजी को ये बात पता था कि अगर ये लोग दांत से नहीं काटेंगे तो कारतूस ठीक से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसलिए सभी लोगों को दांत से काटना ज़रूरी था, और काट करके ही कारतूस उसमें भरी जाती थी, नए एनफील्ड राइफल में। और इसने इस चीज़ को माना कि हाँ, ये सब चीज़ होता है। तब मंगल पांडे को क्रोध आ गया, और क्रोध की वजह से उन्होंने क्या किया था, बाथ ह्यूस्टन की क्या कर दी, हत्या कर दी। क्या कर दी, हत्या कर दी। बाथ ह्यूस्टन की क्या कर दी, हत्या कर दी। और कहा जाता है कि इस समय में, ये आप देखिएगा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो जानते हैं क्या हुआ, लगभग 18 अप्रैल को, हाँ ये देखिएगा, 18 अप्रैल और 1857 जो ईस्वी होता है, 1857 ईस्वी को, 18 अप्रैल 1857 ईस्वी को, समझिए कि ये जो रेजिमेंट था बैरकपुर, यानी कि 34वीं जो रेजिमेंट था, उसको अंग्रेजों ने क्या कर दिया, भंग कर दिया। और 18 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को क्या कर दिया गया, मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया। मंगल पांडे को क्या कर दिया गया, फांसी दे दिया गया। और एक चीज़ याद देखिएगा जो इम्पोर्टेंट है, जो पूछा जाता है, तो ये 18 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे की हत्या के बाद देखिएगा कि मेरठ छावनी में 10 मई 1857 को कहाँ से इसकी शुरुआत हो गई, मेरठ के छावनी से शुरुआत होता है। ठीक है, 10 मई 1857 की अगर बात कर दिया जाए, 10 मई 1857, तो 20वीं रेजिमेंट था जो मेरठ से इसकी प्रारंभ होती है। मेरठ से इसकी प्रारंभ होती है। कहा जाता है कि 1857 की क्रांति का शुरुआत कहाँ से माना जाता है, तो क्या हो जाएगा आपको, 10 मई 1857 का ये मेरठ से हो जाएगा। और देखिएगा, सुबह में ये लोग पहुँच जाते हैं दिल्ली में। 11 मई 1857 को कहाँ पहुँचते हैं, दिल्ली पहुँचते हैं, दिल्ली। और दिल्ली में कौन रहता है, मुग़ल बादशाह, एक मुग़ल बादशाह रखते हैं जिनका नाम है, देखिएगा यहाँ पे, मुग़ल बादशाह है। मुग़ल बादशाह का नाम है बहादुर शाह जफ़र। ठीक है, ये देखिए, बहादुर शाह जफ़र रहता है इनका नाम। और इन्हीं के नेतृत्व में जो सारी सेना जब पहुंचते हैं तो इन्हीं को अपना नेता बना लेते हैं। सबसे कमज़ोर बेचारे नेता रहते हैं, कोई दिशा ही नहीं होता है, कोई नेतृत्व करता ही नहीं होता है। और इनको नेता बनाने के बाद 1857 की क्रांति का आगाज़ होता है पूरे भारत में। और सारे लोग इन्हीं के सानिध्य में, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक चीज़ और भी हम छोड़ दिए थे, आपको बता देते हैं। आखिर इन सेनाओं ने बहादुर शाह जफ़र को ही नेता क्यों चुना, क्योंकि मोहम्मद शाह जफ़र का जो सम्मान था अभी भी हमारे भारत के जनमानस में उतना ही था जितना सारे ज़मींदारों को, सारे राजाओं को लग रहा था कि अभी भी मतलब इनका जो मान सम्मान है भारत में सबसे ज़्यादा है। और यही वजह था कि इसका फ़ायदा मतलब जो भी जो छोटे छोटे जो ज़मींदार कह सकते ज़मींदार थे, इनके सानिध्य में लड़ाइयाँ लड़े और जो सेना थी इनको ही अपना नेता मान ली। तो ये होता है 1857 की क्रांति का कारण। हम लोगों ने 1857 की क्रांति को पढ़ा। इसके बाद हम लोग अगले स्वरूप पढ़ेंगे, फिर परिणाम पढ़ेंगे, असफलता के कारण पढ़ेंगे, फिर इसके बारे में विविध जो तथ्य है इसको हम लोग बार बार पढ़ेंगे, बारी बारी से पढ़ लेंगे। तो हमारा सेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएंगे, ठीक है। और सब्सक्राइब भी करिए और ढेर सारा कम से कम शेयर करिए और कमेंट्स और लाइक ज़रूर करिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।